नमस्कार। सफर संविधान सीरीज में आपका स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल हॉल में, यानी वो केंद्रीय कक्ष जहां संविधान को लेकर विमर्श हुआ था, चर्चाएं हुई थी, बहस हुई थी और फिर आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसी हॉल में संविधान को अंगीकार किया गया था, यानी संविधान को अडॉप्ट किया गया था। हमारे पहले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा की थी अपने संविधान की खासियतों की। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारा संविधान दो पटरियों पर चला। पहला नए कानून और अधिनियमों पर और दूसरा संवैधानिक संशोधनों पर। संविधान बनाते वक्त उसके निर्माताओं के सामने कई गंभीर मुद्दे थे जिनसे उन्हें काफी जूझना पड़ा था। उन्हीं में से एक थी भारत की सामंती व्यवस्था, जिसने स्वतंत्रता से पहले देश के सामाजिक ताने बाने को काफी चोट पहुंचाई थी। इस व्यवस्था के तहत जमीन का मालिकाना हक कुछ ही लोगों के पास सिमटा हुआ था और एक बड़ा तबका अपनी बुनियादी जरूरतों तक के लिए इन पर निर्भर था। आजादी के बाद सरकार इस असमानता को खत्म करने के लिए कई भूमि सुधार कानून लेकर आई, जिसमें जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 भी था। असल में उन दिनों किसानों के हितों की अनदेखी बहुत सामान्य बात थी। उनका दुख, अपमान और गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि उस समय के अंग्रेज शासकों का इस पर ध्यान नहीं था। उन्होंने कई बार किसानों की जमीन और लगान के उचित इंतजाम करने की बात कही जरूर, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अंग्रेज शासकों को लगता था कि अगर वो जमींदारों के साथ सहज और उदार रहेंगे तो वो भी किसानों को नहीं सताएंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जमींदारों ने हमेशा किसानों का शोषण किया, दोहन किया। अब अंग्रेज शासक अपनी इस भूल को सुधारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भूमि संबंधी विधानों की व्यवस्था करना शुरू किया। कह सकते हैं और कहा जा सकता है कि यही कदम जमींदारी प्रथा के अस्त की दिशा में पहला चरण था। और जब संविधान पास हुआ उस वक्त संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 और 31 के तहत मौलिक अधिकारों की सूची में आता था, लेकिन पहले संशोधन के तहत साल 1951 में सरकार ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटा दिया। इससे सरकार के भूमि सुधार कानूनों को काफी फायदा पहुंचा। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें कि 1947 में देश के आजाद होने के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 भारत सरकार का पहला प्रमुख कृषि सुधार था। इस एक्ट की कुछ खास बातें। ये आजाद भारत का पहला बड़ा कृषि सुधार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था। संविधान लागू होने से बहुत पहले जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, असम और बॉम्बे ने ये अधिनियम अपने क्षेत्र में बनाया था। जमींदारों ने अदालत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात कही थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 19 में संशोधन, उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को सुरक्षित करना था। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम। आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को एक प्रगतिशील कदम माना गया था, पर सरकार के सामने इस मुद्दे पर तमाम चुनौतियां आई थीं, समस्याएं आई थीं। इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई थी और पहली चुनौती थी कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, जहां इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है और जमींदारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है। पटना हाई कोर्ट ने इस भूमि कानून को आर्टिकल 14 के उल्लंघन के रूप में देखा था। ऐसे जजमेंट से सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि इस सूरत में सारे कृषि सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ जाएंगे, तो कृषि सुधार कानूनों को विधायिका ने वर्ष 1951 में संविधान में संशोधन कर 9वीं अनुसूची में डाल दिया। इस तरह संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 31B ने यह सुनिश्चित किया कि 9वीं अनुसूची के किसी भी कानून को
अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती और सरकार भूमि और कृषि कानूनों में सुधार करके सोशल इंजीनियरिंग के कार्यक्रमों को तर्कसंगत बना सकती थी। Ownership and control over the large extent of people were in the hands of few people. So the government of India made certain legislations, and all these legislations were naturally challenged in the Supreme Court. Most of the legislation, they are on the basis of the fundamental violation of the fundamental rights enumerated in the Constitution. So then the 9th schedule was is carved out, and such legislation which are included in the 9th schedule shall not be subjected to judicial review, or cannot be the provisions of those legislations cannot be challenged on the ground of violation of the fundamental rights. 9वीं अनुसूची या आर्टिकल 31B की अवधारणा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अब तक इसमें 284 कानून शामिल किए गए हैं। हालांकि हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से परे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई केंद्रीय और राज्य कानूनों की वैधता जांचने के बाद ये बात कही। उसने ये भी कहा कि 9वीं अनुसूची के तहत एक कानून लाकर उसकी न्यायिक समीक्षा या पावर ऑफ जजमेंट रिव्यू को नहीं हटाया जा सकता, खास तौर पर तब जब मौलिक अधिकारों के हनन की गुंजाइश हो। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल ऐसे सभी कानूनों को मौलिक अधिकारों या बुनियादी संरचना सिद्धांत यानी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के उल्लंघन की कसौटी पर जांचा जाएगा। इसके लिए 3 न्यायाधीशों की बेंच की व्यवस्था है जो उल्लंघन की सूरत में ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकती है। भारत की पूरी चुनावी प्रणाली आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच के प्रावधानों पर खड़ी है और संसद ने इन शक्तियों का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 तथा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 जैसे कानून बनाए। 2017 में इन कानूनों में सबसे ताजा बदलाव किए गए। आरपीए एक्ट 1950 के तहत मतदाताओं की योग्यता, मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आवंटन आता है। आरपीए एक्ट 1951 में 2017 में कई संशोधन किए गए। कुछ प्रावधानों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। विदेश में रह रहे मतदाताओं को प्रॉक्सी के माध्यम से वोटिंग राइट्स भी दिए गए। इस एक्ट के तहत चुनाव कराना, चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी की व्यवस्था करना, चुनाव अपराध रोकना, चुनावी विवाद देखना, उपचुनाव कराना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराना इस एक्ट के तहत ही आता है। कह सकते हैं कि यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन की रीढ़ है। The essential element of voting is that the person who casts vote should express his desire voluntarily, free from any influence, exercise his vote and choose his own representative. But that is to what extent this could be done. I don't know what is the procedure they have laid down for this proxy voting, but I have got a serious reservation about it. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। हम सभी को खुली आबोहवा में सांस लेने का अधिकार है और ये अधिकार हमें देता है हमारा संविधान। पर एक ऐसा दौर था जब इसे कानूनी जामा पहनाना था, अमल में लाना था। इसलिए नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम लाया गया। तो चलिए 1955 में आए इस अधिनियम के प्रावधानों को देखते हैं, समझते हैं। पहले इसका नाम अस्पृश्यता अधिनियम 1955 था। ये 1 जून 1955 में प्रभावी हुआ था। अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति की सिफारिशों के आधार पर
1976 में इसमें संशोधन किए गए और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। संशोधित अधिनियम 19 नवंबर 1976 से प्रभावी हुआ था। अधिनियम के शीर्षक में बदलाव से ही आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य दोषियों को दंडित करने के साथ साथ नागरिक अधिकारों को संरक्षण देना भी है। इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित करता है या इसके किसी भी रूप को बढ़ावा देता है तो वो दोषी माना जाएगा। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता यानी छुआछूत को बढ़ावा देता है तो उसको भी दोषी माना जाएगा। और हाँ, जाति व्यवस्था की किसी भी गलत परंपरा को बढ़ावा देना भी जुर्म है। अधिनियम के अनुसार किसी को भी अस्पृश्य होने के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, यह अधिनियम पूजा या प्रार्थना करने के उद्देश्य से पवित्र तालाबों, कुओं, झरनों, नदी, पोखर या अन्य जल स्रोतों के प्रयोग के लिए समान अनुमति और अधिकार देता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का लक्ष्य अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म करना था। इसकी धारा 3 से लेकर 7A अस्पृश्यता के आधार पर अपराध को परिभाषित करती है और दोषियों के लिए सजा का निर्धारण करती है। इसमें सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश करने से रोकना या पवित्र जल संसाधनों के उपयोग से रोकना धारा 3 के तहत आता है। किसी भी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन, शमशान भूमि तक पहुंच से वंचित करना धारा 4 के तहत आता है। किसी भी अस्पताल, औषधालय, शैक्षणिक संस्थानों वगैरह में प्रवेश से इंकार करना धारा 5 के तहत आता है। माल बेचने और सेवाएं देने से इंकार करना धारा 6 के तहत आता है। चोट पहुंचाना या अपमान करना धारा 7 के तहत आता है। अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शव को हटाने या झाड़ू लगाने जैसे कामों को करने पर मजबूर करना धारा 7A के तहत आता है। This law has prevented the atrocities being committed on that very disabled sections of the society to a very great extent. Otherwise, these people, they are the most vulnerable section of the society, so naturally they needed some kind of a protection, and that is why this law was made. But maybe there were some complaints about misuse and all that. But otherwise, the law has stood the test of time, and it has served the purpose for which it was enacted. और अब बात स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की। आपकी जानकारी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से पहले भारत में करीब 21 प्रांत हुआ करते थे, पर भारतीय परंपराओं से अनजान ब्रिटिश हुकूमत ने इन प्रांतों को एक अलग तरीके से बांट दिया, जिससे इनकी भाषाई पहचान छिन्न भिन्न हो गई, जिससे बहुत रोष पनपा। फिर 1920 में जब महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन की अगुवाई की तो ये भाषाई अस्मिताओं की बातें और मुद्दे एक बार फिर से परवान चढ़े। बात 1928 की है, जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। इस समिति ने भाषा, जनभावना, जनसंख्या, भौगोलिक और वित्तीय स्थिति को राज्यों के गठन का आधार माना था। उन्नीस 1947 में देश आजाद हुआ और सामने 562 देसी रियासतों के एकीकरण और पुनर्गठन की विकट चुनौती खड़ी थी। उसी बरस श्यामकृष्ण धर आयोग का गठन किया गया, जिसने इस मुद्दे पर जमीन पर काफी काम किया। श्यामकृष्ण धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। उसका जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए उसी बरस जेबीपी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसी शख्सियतें थीं। इस आयोग ने जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक हालात को समझते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया था। इसी का नतीजा था कि 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर पहली बार बनाया गया।
22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली के अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में न्यायाधीश फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में ही बंबई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांटा गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने। 1987 में मिजोरम राज्य का गठन किया गया। केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए। 2014 में तेलंगाना राज्य बना और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दुनिया में तमाम ऐसे धर्म हैं जहां शादी या विवाह को कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। सनातन में ऐसा नहीं है। सनातन में शादी या विवाह 16 मूल परंपराओं में से एक है, जहां पति और पत्नी का रिश्ता समाज का आधार होता है। पर कई बार इन रिश्तों में भी दहेज, हत्या जैसी कुरीतियां आ जाती हैं। इनके खिलाफ कड़े कानून बनाए गए। दहेज निषेध अधिनियम 1961 ऐसा ही एक कानून है। आइए इसके प्रावधानों को देखते हैं। संविधान हर नागरिक के हित का हामी है। किसी के साथ अन्याय ना हो, इस पर खास बल दिया जाता है। इसी विचार से जन्मा है साल 1961 में आया दहेज निषेध अधिनियम। अधिनियम की बारीकियों को समझें, उससे पहले दहेज की परिभाषा को जानते हैं। ये परिभाषा कहती है कि कोई भी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो शादी के समय दी जाती है, उसको दहेज कहते हैं। कानूनन दहेज देने और लेने वाले दोनों ही दोषी हैं और दोषी पाए जाने पर कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। देखते हैं इस अधिनियम की कुछ मुख्य धाराओं को। धारा 2 के अनुसार दहेज का मतलब है कोई भी मूल्यवान संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देना। धारा 3 के अनुसार दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 बरस के कारावास के साथ में कम से कम 15,000 रुपए या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो। धारा 4 के अनुसार अगर किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 बरस की कारावास की सजा और 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। धारा 8A के अनुसार अगर घटना से 1 बरस के अंदर शिकायत की गई हो तो न्यायालय और पुलिस रिपोर्ट या पीड़ित द्वारा शिकायत किए जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा। 8B के अनुसार दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जो बनाए गए नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का काम करेगा। तो ये थे 50 और 60 के दशक में बने कुछ खास अधिनियम या कानून, पर जैसे जैसे वक्त गुजरा इन्हें और मजबूत बनाने पर भी बल रहा और इस तरह संवैधानिक संशोधनों का सिलसिला शुरू हुआ। इस काल में हुए कुछ खास संशोधनों की फहरिस्त में हैं। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952। 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित या रीऑर्गेनाइज किया गया। संविधान तृतीय अधिनियम 1954। 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं एंट्री की जगह पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास और जूट को रखा गया। संविधान चौथा संशोधन अधिनियम 1955। व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा लिए जाने की स्थिति में न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर रखा गया।
संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955। आर्टिकल 3 में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, जिससे वो राज्यों के क्षेत्र सीमाओं पर प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार देने और समय सीमा निर्धारित कर सकें। संविधान 6वां संशोधन अधिनियम 1956। 7वीं अनुसूची की संसूची में बदलाव कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के तहत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। संविधान 13वां संशोधन अधिनियम 1962। नागालैंड को विशेष प्रावधान के तहत राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान 20वां संशोधन अधिनियम 1966। अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। संविधान 22वां संशोधन अधिनियम 1969। असम से अलग कर मेघालय को नया राज्य बनाया गया। इसके अलावा 1959 में द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट भी लाया गया था, जिसका मकसद जनप्रतिनिधियों को लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेने से रोकना था। आपको बता दें कि कई देश विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका के तहत लाभ का पद स्वीकार करने से रोकते हैं, जिससे विधायिका को स्वतंत्र और संरक्षित रखा जा सके। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 को इस तरह से परिभाषित किया गया है। An act to declare that certain offices of profit under the government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as or for being members of parliament. It is important because parliament members deals with it is a sort of critical analysis of the governmental action. The parliament is the place where the members should raise their voice against any inaction, illegality, wrong thing done by the government. Such people, such persons should not have any vested interest. Suppose he is a member of anything, receiving any profit from any corporate lobby or any other position, enjoying the other benefits, he is likely to show a certain amount of bias. So, that bias he should not. He should be a free person. तो ये था हमारा आज का एपिसोड, यानी दूसरा एपिसोड। आपकी राय हमसे जुदा हो सकती है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इन दशकों में सिर्फ यही महत्वपूर्ण अधिनियम थे। और भी अधिनियम बने और भी महत्वपूर्ण काम हुआ, पर हमारे पास सिर्फ ये सीमित समय था इन अधिनियमों को दिखाने का। तीसरे एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे 70 के दशक के बने कुछ खास अधिनियमों को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।